नमस्कार, स्टेप अप में आपका स्वागत है। एक कदम आगे हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके जीवन में मार्ग प्रशस्त कर सके। आज हम बात करेंगे फॉरगेटिंग पर। अक्सर मम्मियों की शिकायत होती है कि उनका बच्चा भूल जाता है। टीचर्स भी यही कहते हैं कि स्टूडेंट एंड टाइम पर उनके पढ़ाई हुई चीजें भूल जाते हैं। ये फॉरगेटिंग होता क्या है और क्यों होता है, इसी विषय पर बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए एज ए एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट सैयद फाजिल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। थैंक यू सो मच। जी सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि फॉरगेटिंग क्या होता है? गुड। तुझे भूलने की कोशिश करूंगा मैं फराज, हो सके तो तू भी याद ना आना मुझे। नाउ दिस इज अ शेर वेयर इट एक्सप्लेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि फॉरगेटिंग इज अ ब्लेसिंग्स। भूलना एक कॉम्प्लीमेंट है गॉड की तरफ से, एक ब्लेसिंग्स है। तो व्हेन वी फॉरगेट एंड व्हाई वी फॉरगेट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ कितना इंपैक्ट ब्रेन पर कोई चीज का पड़ा है। आप दो तरह की चीजें नहीं भूलते हैं, वो क्या है? एक्सट्रीमली पॉजिटिव या एक्सट्रीमली नेगेटिव। बीच की जो चीजें हैं वो हम भूल सकते हैं। कोई चीज जो बहुत पॉजिटिव है, कोई चीज जो बहुत नेगेटिव है। होता क्या है कि किसी भी हादसे का, इंसिडेंट का, इवेंट का, फ्रेम का, सीन का इंपैक्ट पड़ता है ब्रेन पर। अगर वो इंपैक्ट ज्यादा पड़ा है तो हमें वो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, लेकिन अगर इंपैक्ट कम पड़ा है तो हम उसे भूल जाएंगे। तो कुछ चीजें होती है शॉर्ट टर्म, कुछ सेंसरी मेमोरी और कुछ लॉन्ग टर्म। कुछ चीजें जो हम कुछ समय के लिए याद रखते हैं, सेकंड्स में भूल जाते हैं, कुछ दिनों के बाद और कुछ बहुत दिनों के बाद। जो सेंसरी मेमोरी में जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है वो हम जल्दी भूल जाते हैं। तो इंपैक्ट पर डिपेंड करता है कितना इंपैक्ट पड़ा है। तो चीजों से अगर एसोसिएशन आपका होगा तो शायद आप देर से भूलेंगे, और अगर एसोसिएशन नहीं होगा आपका तो इट विल बहुत जल्दी आप भूल जाएंगे। सर, आपने बताया कि हम भूलते क्यों हैं, लेकिन ना जब हम चीजें भूलते हैं तो कई बार हम एक्ट करते हैं कि हम भूल रहे हैं या हम भूल चुके हैं, लेकिन कई बार वास्तव में हम ना चाहते हुए किस चीज को याद नहीं रख पाते और हम भूल जाते हैं। इसका कारण क्या है? राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि चीजों को याद रखें, आप एक्ट करते हैं कि आप भूल गए हैं, लेकिन आप एक्चुअली में नहीं भूल हैं। वो आपके जो मेमोरी है उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो है, अभी रिकॉर्डेड है। अब वो मेन ब्रेन पर, कॉन्शियस ब्रेन पर अभी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। उसका कोई लिंक चाहिए, ऐसा एक लिंक जिससे कि वो जुड़ जाए। इंफॉर्मेशन आपकी कहीं जाती नहीं है, आपके ब्रेन पर है। अब विथ टाइम थोड़ा फेड हो जाता है। और अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो जिसमें कोई कीवर्ड अच्छा सा आप डाल दिए, तो उस कीवर्ड के कारण वो चीजें आपको याद आएगी। जैसे खुशबू से हमें गुलाब याद आ जाएगा, या उसके लाल रंग से गुलाब है, तो गुलाब की अब जब चर्चा होगी तो उसका रंग या उसका एसेंस, का फ्रेग्रेंस, या किसको आपने दिया है। गुलाब आप भूल सकेंगे। अगर आप ना भूलना चाहते गुलाब की बात, तो फिर किसको दिया है, उसका रंग, उसका फ्रेग्रेंस, वो मौसम, वो हाल, वो बातें, वो ओकेशन क्या था, शायद उसके कारण आप गुलाब नहीं भूलेंगे। तो इट इज नॉट कि थिंग्स को हम ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रखते हैं। इट हैज टू बी लाइक कोडेड विद सर्टेन कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स के साथ कोड करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। जी, आपने ये बहुत अच्छी टिप्स बताई कि हम कीवर्ड्स के साथ चीजों को याद कर सकते हैं। वैसे मेमोराइजिंग और फॉरगेटिंग, इसका कोई आपस में कनेक्शन है? वाओ, गुड क्वेश्चन। इट हैज अ बिग कनेक्शन। मेमोराइजिंग एंड फॉरगेटिंग, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है। अब बीच में है न्यूट्रल। व्हाट इज न्यूट्रल? न्यूट्रलिटी। अगर हमने कोई चीज को याद रखा है या भूल जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उन चीजों पर, जैसे कोई हादसा हुआ, मैं याद रखूंगा या भूल जाऊंगा, ये डिपेंड करता है मैं उस हादसे में जब मैं खड़ा था तो मेरे रिएक्शन कितने न्यूट्रल थे, या कितने इफेक्टिव थे, या कितने इंपल्सिव थे। अगर मैं न्यूट्रल होऊंगा, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होता है, तो मेरी न्यूट्रलिटी डिपेंड करती है, वो बताती है कि मुझे चीजें याद रहेंगी या नहीं रहेंगी। अगर मैं एकदम न्यूट्रल हूं तो मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा भी था उसमें, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, चाहे क्रिटिसाइज हो चाहे कॉम्प्लीमेंटिंग हो, लेकिन अगर इन्वॉल्वमेंट मेरा होगा खुद का, तो चीजें हम नहीं भूलेंगे। तो मेमोराइजिंग और फॉरगेटिंग में बस एक ही चीज है, आपकी न्यूट्रलिटी या आपका इन्वॉल्वमेंट। जी। और सर, कई बार देखा है हमने कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने पर भी ना चीजें याद नहीं आती। एग्जाम के टाइम पे भी ऐसा ही होता है। बहुत स्ट्रेस हो जाता है एग्जाम पे, जब पेपर का, और जब हम पेपर खोलते हैं हमको पता भी होता है उसका आंसर, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रेस की वजह से ना वो हमको लगता है कि हम सब भूल गए। तो इसका कारण क्या है? वेरी गुड। अब देखिए, एग्जाम्स हॉल के अंदर में जो चीजें हम भूल जाते हैं, उसका कारण यह है कि आप एग्जाम हॉल के पहले जो आपका चिंतन चलता है ब्रेन पे कि क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जिसका आंसर ब्रेन नहीं दे पाता। जब ब्रेन पूरा अपनी सर्च इंजन में सर्च करता है कि क्या आएगा या क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, ये बहुत ही अनरिलेवेंट क्वेश्चंस को नहीं पूछना चाहिए ब्रेन को। तो ब्रेन का जो पूरा फॉर्मेट है वो बिगड़ जाता है। ये क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी जा रहा है, ये ना पूछे कि क्या आएगा, ये पूछे ये आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, तब उसकी फॉरगेटिंग नहीं होगी। अगर वो ये बोल के छू रहा है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या आएगा, इसका आंसर कौन दे पाएगा,
कोई नहीं दे पाएगा, जो क्वेश्चन सेट किया खाली वो दे पाएगा। तो वाई यू आर आस्किंग सच ए इररिलेवेंट क्वेश्चन विच यू कैन नॉट आंसर, और इसी कारण से ब्रेन की फॉर्मेटिंग बिगड़ जाती है। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएं और ऐसा लगता है आपको कि आप भूल रहे हैं, तो आप 10 सेकंड शांत रहिए और क्वेश्चन पेपर में एक बार झांकिए और देखिए ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपके दिल के बहुत नजदीक है, यानी आपको बहुत अच्छा याद है, या जिसको आपको करने में मजा आएगा। बस उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा मेमोरी बैकअप जो आपका है वो वापस आपको मिल जाएगा, आप कनेक्ट हो जाएंगे। जी सर, एक और सवाल मन में आ रहा है, जैसे हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है ना किसी चीज पर, तो वहां पर फॉरगेटिंग के चांसेस कम होते हैं क्या? आपको क्या लगता है? वाह, एकदम एकदम बिल्कुल सही। जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा होगा वहां फॉरगेटिंग बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी किसी से आप संवाद कर रहे हैं या कोई चीज आप डॉक्यूमेंट को याद कर रहे हैं या एसोसिएट कर रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को याद करने के पहले उससे एसोसिएशन बनाइए। अपना एसोसिएशन बनेगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा तो फॉरगेटिंग बिल्कुल दूर चली जाएगी। वो सारी देखिए, सिनेमा हॉल में क्या होता है, हमारे इंटरेस्ट है ना, उसमें हमारा इंटरेस्ट है, इसलिए हमको पूरा याद होता है। किताब में जब टीचर पढ़ा रही है तो मुझे याद नहीं होता है, क्योंकि मैंने उसका प्रोमो नहीं देखा है। हम पिक्चर का पहले प्रोमो देखते हैं। इस तरह से कोई भी कॉम्प्लीमेंट, कोई भी स्क्रिप्ट आपको याद करना है तो उसका पहला ऐसा लाइन जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहां इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। वंस इंटरेस्ट इज डेवलप, मेमोरी फॉर जो फॉरगेटिंग जो है नहीं होगी और लॉन्ग टर्म के लिए आपको मेमोराइज हो जाएगा। जी सर, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे पढ़ते पढ़ते भी झपकी ले लेते हैं, नींद आने लगती है, तो सोने से भी क्या भूलने का कोई कनेक्शन है? वेरी नाइस। दो बातें हैं, गुड स्लीप से मेमोरी स्ट्रांग भी होती है, लेकिन अगर जैसा आपने कहा कि जब वो सेटलिंग, जब इंफॉर्मेशन को मैंने अभी रिकॉर्ड किया है और उस वक्त वो सेटल हो रहा है ब्रेन पर, उस सेटलिंग टाइम पर अगर आपने थोड़ा सा आप अगर नींद में हुए, स्लीपी हुए, या थोड़ा आप बोर्डम लाए, या थोड़ा सा ब्रेन कहीं और चला गया, तो वो फॉरगेटिंग हो जाएगा। तो कई बार सोने से जो है आप भूल भी सकते हैं, और कई बार सोने से जो चीज आपने अच्छे से याद किया और सो गए तो वो मेमोरी को और ताजा कर देगा। लेकिन जो चीज को रिकॉर्डिंग के टाइम पर, जब वो सेटलिंग टाइम था, जब ब्रेन पर वो सेटल हो रहा था, जब उसका एसोसिएट हो रहा था ब्रेन पर, लॉजिक्स डेवलप हो रही थी, उस वक्त अगर आप सो गए तो हो सकता है कि आप इसको भूल भी जाएं। जी सर, कई बार क्या होता है ना कि डिप्रेशन जो है आजकल बहुत ज्यादा दिखने लगा है, तो क्या हम ये मान के चलें कि जो लोग डिप्रेशन में हैं उनकी भूलने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ती है? नाइस। व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज अ डीप इंप्रेशन ऑफ एनी पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट। तो देखिए, जो डिप्रेशन के लोग हैं ना, जैसे कोई डिप्रेशन में है तो कहता है मैं डिप्रेशन में हूं, मैं सब कुछ भूल जा रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा उसके सामने जितनी भी नेगेटिव बातें करेंगे आप ना, वो सब याद रखेगा। डिप्रेशन का मरीज नेगेटिव बातें पूरी याद रखेगा और पॉजिटिव बातें पूरी भूल जाएगा। क्यों? कि वो एसोसिएट कर रहा है सिर्फ दुख, तकलीफ, परेशानी, जो इलॉजिक्स, जो भी नेगेटिव बातें हैं उसको। तो डिप्रेशन वाले मरीज, जो लड़का होगा, आदमी होगा जो डिप्रेशन होगा, उसको नेगेटिव वाली पूरी सब याद रहेगी और पॉजिटिव वाला पक्ष वो भूल जाएगा। तो एक्चुअल में भूलने की क्षमता नहीं हमारी खराब होती है, बल्कि बढ़ जाती है। लेकिन किसके लिए? एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, और एक दूसरा काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को आप मिस कर जाते हैं। जी सर, लॉन्ग टाइम फॉरगेटिंग और शॉर्ट टाइम फॉरगेटिंग, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? गुड। अब ये डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म फॉरगेटिंग या लॉन्ग टर्म फॉरगेटिंग आपकी होगी, आप पर ब्रेन पर कितना इंपैक्ट उस पर पड़ा, कितना इंटरेस्ट था, कितना एसोसिएट आपका हुआ, कितना एंजॉय किया आपने, कैसा रिकॉर्डिंग किया, कैसे पढ़ा, कॉन्सेप्ट कैसे अंडरस्टैंड किया, कैसे लिंकअप किया, किसके साथ पढ़ा, कहां पढ़ा, कैसे पढ़ा, स्टाइल ऑफ लर्निंग, इस सब में इस पर डिपेंड करता है कि कितना लंबा समय तक आपको वो चीजें याद रहेंगी। और अगर शॉर्ट टर्म जो आप बोल रहे हैं याद रहेगा, वो इसलिए कि वो जो टॉपिक छिड़ा है, जो आपने पढ़ाई की है, उस टॉपिक से आपका एसोसिएशन नहीं बना, आपकी बॉन्डिंग नहीं बनी, आपको इंटरेस्ट नहीं आया, आप बोर हुए, आपको मजा नहीं आया, आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं हुआ। इन सब कारणों के कारण कोई भी चीज हमारे ब्रेन पे या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म पे जा सकती है। जी सर, एक बार मन में ख्याल आ रहा है कि कुछ चीजें ना बहुत ज्यादा सोच लेते हैं ना, ओवर थिंकिंग हो जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, फॉरगेट कर देते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग और फॉरगेटिंग, क्या इनके बीच भी कोई कनेक्टिविटी है? वेरी नाइस क्वेश्चन दैट इज। ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि आप एक ही टॉपिक पर पूरी तरह से उसका ट्यूनिंग हो जाता है। अब एक काम करता है, आप जब बहुत डीप सोचने लगते हैं कोई चीज को, तो फिर इस चीज के अलावा बाकी जो फ्रेम में चल रहे हैं, सारे फ्रेम्स, वो फ्रेम याद नहीं रखेंगे। तो हम कभी भी जब डीप थॉट करते हैं, इसलिए देखिए आप लोग जो शायर होते हैं, जो कवि होते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, वो रात के लिखते हैं, रात के सोचते हैं, क्योंकि दिन में अगर वो डीप थिंकिंग करेंगे तो बाकी बातें उनके याद नहीं रहेगी। पत्नी क्या बोल रही है टमाटर लाने के लिए, वो याद नहीं रहेगा। लेकिन जब रात के हम, क्योंकि बाकी लोग से हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं ना, इसलिए हम डीप, तो जब भी आप कोई डीप थिंकिंग करेंगे तो उस डीप थिंकिंग में एक बात होगी, जो थिंकिंग किया वो तो हमेशा याद रहेगा, लेकिन बाकी जो इन्फॉर्मेशन आसपास में जो घूम रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, उसको आप भूल सकते हैं। जी
सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि या तो बहुत ज्यादा बोलते हैं या बिल्कुल भी नहीं बोलते, है ना, जिसको हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। तो ये जो भूलने की समस्या ये खास तौर पर किन के साथ ज्यादा होती है, जो ज्यादा बोलते हैं उनके साथ या जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं? दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नाउ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, देखिए जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा एक बार ऐसे ऊपर पर देखने में कि जो इंट्रोवर्ट आदमी है वो शायद भूल जाता होगा। नहीं, वो नहीं भूलेगा, क्योंकि वो ना अंदर अंदर उसको लिंकअप करता है, सोचते रहता है। जो एक्सट्रोवर्ट आदमी है वो काफी कुछ बोल देता है, और चूंकि बहुत बोलता है इसलिए उसको ये याद रखना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या क्या बोला है। लेकिन इंट्रोवर्ट आदमी है वो बहुत सुनता है, तो इंट्रोवर्ट आदमी की लिसनिंग स्ट्रांग है। लिसनिंग स्ट्रांग है इसलिए मेमोराइज ज्यादा कर सकता है। जो खामोश रहता है उसको ज्यादा बात याद आएगी। जो बहुत बोलता है उसको भी याद रहेगी, मगर वो कुछ इंफॉर्मेशन स्लिप कर जाएगा, उसकी मिसिंग हो सकती है, और उससे कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस कर जाएगा। जी सर, हमने देखा है कि एग्जाम के टाइम में ना कुछ बच्चे एकदम गुमसुम से रहते हैं, वो बिल्कुल एग्जाम तक कुछ भी नहीं बोलना चाहते, और कुछ बच्चे बहुत चिल कर रहे होते हैं, वो दूसरों का और फोकस चाहते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम जब एग्जाम के समय पर जाते हैं तो कितनी देर पहले हम सारी चीजों को ना भूल जाए, इसके लिए हमको कितनी देर पहले पुस्तक की बातें नहीं करनी है, और सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है? राइट, एटलीस्ट 15-20 मिनट पहले याद रखिएगा। आप कुछ भी मत सोचिए और ब्रेन को न्यूट्रल ला के रखिए। न्यूट्रल में, जैसे हमारी गाड़ी जब खड़ी थी न्यूट्रल में होती है, हम फिर फर्स्ट गियर में डालते हैं। जब एग्जाम शुरू तो हम फर्स्ट गियर में आएंगे, लेकिन अगर आपने पहले से न्यूट्रल हटा लिया है तो आपका ब्रेन ना बहुत हैफा-हैज़र्ड होता है, भागता है पता नहीं कहाँ कहाँ। अगर आपका ब्रेन भागकर कोई ऐसे विषय को जिसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा नेगेटिविटी है, थोड़ा स्ट्रेस टेंशन है, वो वाली टॉपिक को ले लेगा, तो ये टॉपिक आपके ब्रेन में कवर कर देगी, और फिर इस टॉपिक के इम्पैक्ट के कारण बाकी चीजें आपको या तो धीरे धीरे याद आएगी या तो आप मिस भी कर सकते हैं। इसीलिए एग्जाम्स के 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप बात ना करिए, आप चुप रहिए और पढ़िए भी मत। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पढ़िए भी मत, ना याद करिए ना भूलिए, बस न्यूट्रल स्टेट पर रहिए। न्यूट्रल स्टेट हमारे मदद करता है कि हम एक रेस्ट मिलता है ब्रेन को, जो कि एग्जाम के टाइम में बच्चे लगातार पढ़ते सोचते बोलते रहते हैं, तो एक रेस्ट मिल जाता है। वो रेस्ट जो है काफी काम करता है। इससे फिर जब आप एग्जाम शुरू होता है तो केवल उन चीजों को आप याद करेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया। लेकिन एग्जाम शुरू होने के पहले बच्चा जो है पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन याद कर रहा है, जो कि पूरी किताब में कहीं कहीं दिमाग घूम रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखने के बाद केवल वही चीज याद करता है जो उसको चाहिए होगी। तो यहाँ क्या होता है, बाइफरकेट हो जाता है। तो यहाँ पर केवल वो चीजें हम याद करते हैं जो भी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई वहां बेस्ट होता है। जी सर, एक बात और जानना चाहते हैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एग्जाम के टाइम पे खासतौर पर या तो नींद प्रॉपर नहीं करते, डाइट भी काफी कम हो जाती है उनकी, या किसी की तो बहुत ज्यादा डाइट हो जाती है। तो क्या ये कम खाना या अधिक खाना या फिर सोना, इसकी वजह से भी हम भूलते हैं क्या चीजों को? 100%। अगर आप कम खाते हैं, कम खा रहे हैं, तो डेफिनेटली देखिए आप क्योंकि बहुत टायर्ड रहते हैं, बहुत कैलोरीज आपकी बर्न हो जाती है, तो वो ऐसा भूल नहीं सकेंगे। मगर आपको ना इन्फॉर्मेशन की जो स्पीड है, जो स्पीड से इन्फॉर्मेशन आपका फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं आएगा। तो आप थोड़ा डिलेड रिकॉलिंग करेंगे, डिलेड रिकॉलिंग। और जो आपने कहा कि ज्यादा खा लेना, तो ज्यादा खाने से क्या होता है, थोड़ा हैवीनेस लगेगा आपको, गैस होगा, हैवीनेस लगेगा। इस हैवीनेस के कारण थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा। उस डिस्कम्फर्ट के कारण आपकी जो इन्फॉर्मेशन रिकॉलिंग है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, या आप थोड़ा मिस कर सकते हैं। भूलेंगे नहीं, मिस हो सकता है। जी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, फोबिया होता है, किसी किसी चीज का डर होता है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, या फिर सामने वाले को फेस करना। तो क्या फोबिया से भी हम अपनी मेमोरी की कुछ चीजें भूलने लगते हैं? बिल्कुल। देखिए मैं बताता हूँ, ये मेरा हाथ है, आप सब देख रहे हैं, इस वक्त इस हाथ को देख रहे हैं। अगर इस हाथ के ऊपर में मैंने एक दूसरा हाथ रख दिया तो अब आपको वो चीज नहीं दिखेगी जो दिख रहा है। इस तरह ब्रेन फोबिया से पूरा कवर हो जाता है। जब ब्रेन को ओवरलैप करता है फोबिया, तो उसकी जो बाकी जो इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्डेड है उसकी सप्लाई को वो कवर कर लेता है। तो अब डायरेक्ट जब हम देखेंगे तो आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगी आपको, इसीलिए ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं। लेकिन जैसे ही फोबिया हटता है वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे रेनबो है ना, जैसे बादल आते तो सूरज नहीं दिखता है, लेकिन जब बादल हटते सूरज दिखता है, तो सब कुछ वहीं पर है, भूल नहीं गए आप। लेकिन एक ओवरलैपिंग हो गया आपके फोबिया का। तो कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा बातचीत जो आपके ब्रेन को पूरी तरह से कवर कर ले, पूरी तरह से ब्रेन को यूटिलाइज कर ले या एंगेज कर ले, ऐसा कोई चीज ना सोचिए, ना करिए, ना बोलिए, ना देखिए, ना सोचिए, ना समझिए। जी सर, अब ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बोल बोल कर याद करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लिख कर याद करते हैं। तो ये फॉरगेट वाला जो समस्या है वो किन्हें ज्यादा फेस करना होता है, जो बोल बोल के याद करते हैं उन्हें, या जो लिख कर याद करते हैं उन्हें? वेरी गुड। जो बंगाल है, तो जो वहाँ जो बंगाल में जब मैं पढ़ता था, तब मैं देखा था कि वहाँ के लोग बहुत जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं, और कुछ लोग
की आदत है कि वो बिना बोले लिख लिख के पढ़ते हैं। जो लिख कर पढ़ता है वो क्या होता है कि 2 बार मेमोराइज करता है, कि एक बार जब बोलता है वो और जब बार लिखता है वो। तो लिखने के टाइम में स्पीड इसकी धीरे हो जाती है। हमारा स्पीड बोलने का ज्यादा होता है और लिखने का कम होता है। जब हम बोलते हैं तो हम जल्दी जल्दी बोल लेते हैं, लेकिन जब लिखने जाते हैं तो हम धीरे धीरे करते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है, क्वालिटी रिकॉर्डिंग लिखने से होती है। धीरे धीरे लिखते हैं तो आपके स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड जब कम होती है तो ब्रेन में वो चीज सेटल अच्छे से होती है। तो जो लिख कर देखता है उसको याद रहेगा, मगर इसमें टाइम बहुत लगेगा ना, तो इसकी बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी जिसको वो पूरा रिविजन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हर चीज को लिख के मत देखिए। अब एक काम करिए, अगर आपको लिख के देखने की आदत है तो कोई बात नहीं। जैसे आपने मान लीजिए पूरी पढ़ाई कर ली है, इसके बाद उसमें से कोई 10 क्वेश्चन आप निकालिए हैफाजर्डली चुन के, और उन 10 क्वेश्चन को सिर्फ लिख के देख लीजिए। इससे आपको, अगर आप पूरा भी रिपीट नहीं करेंगे तो भी आपको इसका वो फायदा हो जाएगा। अच्छा, आंसर लिखना है, अगर आपको लिख लिख के देखना है तो केवल कीवर्ड लिखिए, पूरा आंसर मत लिखिए, क्योंकि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम और बोर्डम आएगा। और फिर उस दूसरों कारणों के कारण झंझट बढ़ जाएगी, बोर्डम आ जाएगा, फटीग हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, इसलिए भी आप भूल जाएंगे। प्रक्रिया तो याद करने की है। जैसे हम कुछ पकाते हैं, ये जलाते हैं, पकाना है ना, जलाना तो नहीं है ना। तो जब आप इसको आप ओवर करेंगे जब, तो वो जल जाएगा, फिर आप भूल जाओगे। इसलिए बेहतर है कि आप केवल कीवर्ड लिखिए, पूरा पूरा मत लिखिए, और ये बेहतर होगा। जी सर, यहाँ पर ना एक और सवाल आया, तो काफी इंटरेस्टिंग था आपका आंसर कि अच्छा। पकाना है, जलाना नहीं है। तो ख्याल आया कि कुछ लोग ना बहुत तेजी से लिख जाते हैं, और बहुत तेजी से लिख जाते हैं, तो क्या उनके भूलने की क्षमता कम होती है? वेरी नाइस क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, सारे बच्चों को और सारे टीचर्स को भी काम आएगा। वो ये कि जब आप रिकॉर्ड करते हैं कोई चीज को, तो रिकॉर्डिंग स्पीड जो आपकी है, उस स्पीड से ज्यादा रिकॉर्डिंग स्पीड नहीं होनी चाहिए। मैंने जिस स्पीड पर आपकी चीजों को रिकॉर्ड किया है ब्रेन पर, अब मैं उससे अगर फास्ट रिकॉल करूं, जल्दी, बहुत जल्दी कोई बात को याद करूं, तो मिसिंग हो जाएगी। फॉरगेटिंग नहीं होती है, मिसिंग हो जाएगी। आप मिस कर देंगे। लेकिन जैसे आपने स्पीड कम कर दिया तो आपको याद है। तो आप अगर एग्जाम हॉल में है, आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो याद रखिए पहला क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग स्पीड है, राइटिंग स्पीड थोड़ा धीरे रखिए, बाद में बढ़ाइएगा, तो बाद में ट्यूनिंग हो जाएगी, आपको ठीक मिलेगा। लेकिन जहां भी आप अगर जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको जो है मिसमैच होगा, और आप भूल सकते हैं या मिस कर सकते हैं। सर, अपने बचपन में ना हमने बहुत सारे छात्रों को देखा जो टेबल से, चार्ट के थ्रू या फिर कुछ ड्राइंग के थ्रू चीजों को याद करते थे, और वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते थे। तो क्या ये ड्राइंग, चार्ट्स, ये कुछ फॉरगेट को कम करते हैं? आपको क्या लगता है? वेरी नाइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो कंटेंट है और एक कंटेनर है, एक कंटेंट है और एक कंटेनर है। तो जो आपने कहा, ये ग्राफ, ये चार्ट, ये एग्जाम्पल, ये ड्राइंग, ये कंटेनर है और ये कंटेंट है। तो जब आप उसको लिंक अप करते हैं एक सही कंटेनर से, तो वहां पर वो इंफॉर्मेशन कहीं जाती नहीं है, वो उससे अटैच हो जाती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप कोई भी चीज याद करें, उसको आप एक एसोसिएशन मेथड से आप लिंक अप कर लेते हैं, कोई ड्राइंग से, कोई चार्ट से, कोई टेबल से, कोई एग्जाम्पल से, कोई शेयर से। तो अगर आप ऐसा कर लेंगे तो डेफिनेटली मिसिंग कम हो जाएगी आपकी, और आप फॉरगेटिंग नहीं करेंगे। जी सर, कोविड के दौरान हमने देखा कि सोशल मीडिया पे काफी लोग एक्टिव रहे, तो बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन काफी होने लगा, टॉपिक्स पर लोगों के डिस्कशन काफी होने लगे, और ग्रुप डिस्कशन तो पहले भी क्लास में होते रहे। तो आपको क्या लगता है, डिस्कशन का बेनिफिट फॉरगेट को कम करने के लिए ज्यादा उपयोगी है, या फिर डिस्कशन से हमको अलग अलग व्यूज मिलते हैं? वेरी नाइस, दोनों फायदे मिलेंगे। डिस्कशन के 2 फायदे, एक तो अलग अलग व्यू मिलेगा, इसके अलावा जो चीजें डिस्कस हुई हैं, क्योंकि वहां पर 5 ब्रेन चल रहे हैं, 4 लोग के साथ आप कर रहे हैं, तो 4 लोग के रिएक्शन भी आप नोट कर रहे हैं। वहां पर कुछ रेजिस्टेंस भी हो रही होगी, कुछ लॉजिक भी हो रही होगी, आप उसकी प्रूविंग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन्फरेंस और प्रूविंग के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो डिस्कशन का जो मैटर होता है वो काफी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो आपको नए नए व्यू भी मिलते हैं, अलावा उसके जो आपने सुना है वो भी आपको याद रहता है, क्योंकि उसमें 5 लोग का एसोसिएशन है। तो थोड़ी आपकी लर्निंग की बोर्डम कम हो जाती है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, व्यू अलग अलग आते हैं। तो हो सकता है किसी और व्यू के कारण आपको कुछ चीज याद हो जाएगी, और आप जब अकेले पढ़ेंगे, सिंगल पढ़ेंगे, तो वहां पर उतने व्यू नहीं मिलेंगे आपको। तो फ्रेम जितने बढ़ेंगे, रेजोल्यूशन उतना हाई होगा। जी सर, अब एक अंतिम सवाल आपसे, ये कि फॉर्मेट जो डिस्क्राइब होता है, इससे क्या वास्तव में फॉरगेट को कम किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जो आप फॉर्मेट बोल रहे हैं, आप जो ब्रेन को हम फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट के टाइम में किस तरह से फॉर्मेट किए, आपके एक इंडिविजुअल का नेचर अलग होता है, एक इंडिविजुअल की माइंडसेट अलग होती है। तो आपके माइंडसेट, आपके इंटरेस्ट और आपकी जो स्टाइल ऑफ लर्निंग है, उस हिसाब से आप फॉर्मेट करिए। टीचर एक फॉर्मेट बताएगा, हो सकता है वो फॉर्मेट आपके काम ना आए। आपका अपना शैली, आपका अपना अंदाज,
वो इंपॉर्टेंट है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में, अपने जो आपकी जो लोकल सिस्टम है उसके साथ आप फॉर्मेट करेंगे तो डेफिनेटली जो फॉरगेटिंग है वो काफी दूर चली जाएगी और आपको हमेशा मेमोराइज होगा और आप भूल जाएंगे. जी, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई और बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों, हम आशा करते हैं यदि आपको बोलने की शिकायत है या आपके घर में किसी बच्चे को बोलने की शिकायत है तो आज की ये जो चर्चा है वो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होने वाली है. आप इसे बहुत अच्छे से समझिए कि फॉरगेट को हम कैसे कम कर सकते हैं और इस पर सर ने काफी सारे लॉजिक आपको बताए हैं और हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा. किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार. नमस्कार.